हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बिजनेस सर्विसेज को देखेंगे। बिजनेस सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और छोटा चैप्टर भी है, तो उसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है, इस चैप्टर्स का मैंने नोट्स तैयार कर दिया है। ठीक है, अब से मैं जो भी आपको पढ़ाता जाऊंगा उसके मैं नोट्स तैयार करते जाऊंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाइए। इस चैप्टर का जो पीडीएफ होगा आपको इसी नेम से मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स को कंप्लीट करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं पीडीएफ्स को भी अपलोड करता जाऊंगा। जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, एक कंपाइलेशन ऑफ अ चैप्टर, मतलब कि जो भी पूरे नोट्स बने हुए हैं उसको मैं साथ में भी दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उस नोट्स को पढ़िए, आप इसको देख लीजिए, आपको डिफरेंट किसी भी बुक को जरूरत नहीं रहेगी। वो सारे मिक्सअप बुक्स हैं, सबके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को उठा के उसको बनाया गया है। क्या बनाया गया मतलब मैंने खुद ही बनाया है उसको, और जितना हो सके उसको रॉ लैंग्वेज में, मतलब कि आपकी डेली लैंग्वेज में जो आप इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करके उसको बताया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश का इस्तेमाल करके ही उसको मैंने बनाया है, तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। आप बेसिक भी पढ़ सकते हैं, अगर उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको डिफरेंट बुक की पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, आओ बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर हम बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं तो बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या हो गया। देखो, अब तक जो भी बात हो रही थी वो बात हो रही थी किस पे? प्रोडक्ट बेस पे बात हो रही थी, मतलब कि कमोडिटियों को क्या करना था, तैयार करना था। चाहे एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हो, चाहे किसकी बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, चाहे फिर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हो, इन दोनों ही सेक्टर्स में क्या हो रहा था? प्रोडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रोडक्शन हो रहा था। सामान बन रहे थे, तैयार हो रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बट अगर हम बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं तो जो बिजनेस सर्विस होती है, तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्विस का मतलब क्या हो गया। सर्विस का मतलब कि किसी सामान की बात नहीं करेगा, किसी कमोडिटी की बात नहीं करेगा। ये सर्विसेज किसी 5 तरीके से होती हैं। एक तो बैंकिंग हो गया। क्या हो गया भैया? बैंकिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन हो गया मतलब कि टेलीफोन, टेलीग्राम जो भी आ रहा है। उसके बाद से वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और इंश्योरेंस भी आप जोड़ सकते हैं, आप इंश्योरेंस भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। बैंकिंग पढ़ना है, कम्युनिकेशन आपको पता ही है, टेलीफोन टेलीकॉम का। उसके बाद से वेयर हाउसिंग भी आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको पता है, इंश्योरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 बेसिक है आपको, ये सब पांचों के पांचों बेसिस पे आपको काम करने होते हैं। बिजनेस मॉडल पे बात करें तो बिजनेस इन 5 चीजों पे काम कर रहा होगा। कोई भी बिजनेस बैंकिंग से कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस पे ही पूरा का पूरा बिजनेस टिका हुआ है। पूरा का पूरा बिजनेस इन्हीं 5 सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से ये क्या करती हैं? एक तरीके से ये हेल्प करती हैं। किसको हेल्प करती हैं? बिजनेस को ग्रो करने में। किसको ग्रो करने में? बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आज हम बैंकिंग के सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद से इंश्योरेंस बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन उसको अगले पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आओ उसको देखते हैं हम। अब ये जो भी सर्विसेज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी तुम सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो, ये सर्विसेज क्या करती हैं? हेल्प करती हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तुमने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से क्या किया भैया? लोन लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, लोन किसके लिए लोगे? पैसा उड़ाने के लिए कि चलो ठीक है यार बैंक ऐसा ही पैसा दे रहा है, लोन ले लेते उड़ा देंगे, सब कुछ मजा आएगा, आनंद आएगा, मिला है पैसा तो बारूद बना देंगे। लोन लेने के लिए तो किए नहीं हो तुम। तुमने लोन लिया है किसके लिए? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को तो ग्रो करना ही पड़ेगा तुमको। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ऑब्वियस सी बात है टेलीफोन। आजकल तो मान लो कि व्हाट्सएप का जमाना आ गया। आजकल बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? लोकेशन मांगती हैं कि कहाँ पे है, सेल्स में है आप तो आपसे लोकेशन मांगेगा। ऐसा है कि फोटो खींच के और उसका जगह का लोकेशन भेजो हमको, ये और अच्छी बात है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब सामान कहाँ रखेंगे? गुड्स को आप रखेंगे कहाँ? गुड्स कहाँ रखाएगा? गुड्स रखाएगा कहाँ? सर पे तो रखेगा नहीं, उतना सामान बना रहा है, उसको जगह चाहिए ना। ट्रांसपोर्टेशन, एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना है, सिटी टू सिटी उसको ट्रांजिट करना होगा, सिटी टू सिटी भी ट्रांजिट करना होगा, या फिर देश टू देश यानी कंट्री टू कंट्री भी ट्रांजिट करना होगा।
क्या होगा, कंट्री टू कंट्री भी क्या करना होगा, तुमको ट्रांजिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तुमको जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया, इंश्योरेंस का मतलब कि ऑब्वियस सी बात है किसी लॉस से बचने के लिए। भाई तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे। ज्वेलरी की ही दुकान है तुम्हारी, मान लो कोई चोर उठा के लेके चला गया तुम्हारा सामान, अब करोड़ों का माल पड़ा हुआ है तो क्या करोगे, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो उस बर्बादी से बचने के लिए तुम क्या करते हो, इन 5 चीजों का इस्तेमाल करते हो, और इन्हीं 5 चीजों पे पूरा ओवरऑल तुम्हारा क्या हुआ है, बिजनेस टिका हुआ है, इसी से ही तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। अब चलो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में भैया, कैरेक्टरिस्टिक। भाई ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए ना। तो पहला क्या तुम्हारा आता है, पहला आता है इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल, ठीक है। अब इंटेंजिबल का मतलब क्या हो गया, इंटेंजिबल का मतलब कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, छू नहीं सकते हो, ठीक है, छू नहीं सकते हो। क्यों नहीं छू सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी चांदनी का मोहब्बत है। भाई चांदनी तुमसे कितना भी प्यार करे, तुमसे कह रही है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अरे वो क्या कह रही है तुमको पता भी नहीं है, वो तो तुम्हारा काट रही है। तुम्हारी चांदनी 2 चांद के साथ घूम रही है, एक सूरज भी है उसमें, ठीक है। तो चांदनी की जो मोहब्बत है उसको तुम क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो सर्विसेज को भी क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यू ओनली कैन फील कर सकते हो कि हाँ भाई हम ये इंटेंजिबल है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, इसको फील कर सकते हो, इसको तुम टच नहीं कर सकते हो, अनटचेबल है, अनटचेबल है, अनटचेबल है। तुम यहां से बस से दिल्ली से फरीदाबाद जा रहे हो, तुम बस में बैठे 200 रुपया दिए, 300 रुपया दिए, अब तुम क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि तुम फरीदाबाद उतरोगे तो बस वाले को घर लेके चले आओगे, सीट उखाड़ के लेके चले, साहब हम पैसा दिए 200 रुपया, हमारा सीट हुआ। तुम ट्रेन में जाते हो बॉम्बे से दिल्ली, अब बॉम्बे से दिल्ली जाते हो, ट्रेन में बैठे हो तो क्या करोगे, डिब्बा उठा घर लेके आओगे, कह रहे 500 रुपया दिए हैं यार, 2000 रुपया दिए हैं, ट्रेन हमारी हुई। वंदे भारत में बैठे तो क्या करोगे, वहां जो खाना दे रहे उसको घर लेके चले आओगे, गए 5000 रुपया दिए हैं चलो मेरे घर, ऐसा होगा नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अनटचेबल है, इसको तुम सिर्फ फील कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इसको तुम क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो कि हाँ भाई हमको ये, मेरे साथ ये हो रहा है। जहाज में जाते हो तो क्या करते हो, एयर होस्टेस को घर लेके चले आते हो कि हाँ 4000 रुपया दिए हैं जी, हाँ सीट के साथ तुम भी हमारी हुई, चलो मेरे घर, वहीं मार के बारूद बना देगी, मार सैंडल मुंह फुला देगी तुम्हारा, ठीक। तो ये इनटेंजिबल होते हैं। दूसरा देखो, होमोजेनिटी आर नॉट अवेलेबल, होमोजेनिटी आर नॉट अवेलेबल, आर नॉट अवेलेबल। क्या नहीं मिलती है भैया, होमोजेनिटी नहीं मिलती है, होमोजेनिटी यहां पे अवेलेबल नहीं होती है। क्यों नहीं अवेलेबल होती है होमोजेनिटी भाई, कहां से अवेलेबल हो जाएगी, मुंह देखे हो, कैसे अवेलेबल हो जाएगी। ट्रेन में हम जाते हैं तो ट्रेन में देखोगे कि 3 तरीके की टिकट होती है, एक तरफ जनरल की टिकट होती है, एक तरफ जनरल की टिकट होती है, एक तरफ स्लीपर की टिकट होती है, और एक तरफ एसी की टिकट होती है कि नहीं होती है, जनरल, स्लीपर और एसी की टिकट होती है। अब ये खुद सोचो, जनरल में अगर मान लो कि 100 रुपया ले रहे हैं और स्लीपर में 300 रुपया ले रहे हैं और एसी में 1000 रुपया ले रहे हैं, और ये ट्रेन दिल्ली से मान लो कि फरीदाबाद जा रही है, कहाँ जा रही है, फरीदाबाद जा रही है, ठीक है। तो क्या जो एसी में बैठा होगा वो क्या फरीदाबाद 2 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा, क्या ये हम 1000 रुपया दिए हैं जी हम पहले जाएंगे। ट्रेन का डिब्बा जब वहां रुकेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एसी वाले पहले उतरेंगे, क्या पैसा मैं दिया हूं, पहले मैं उतरूंगा उसके बाद सब लोग उतरेंगे। ट्रेन उसी टाइम पे उतरेगी, तो जब जर्नल वाला भी उसी समय उतरेगा, स्लीपर वाला भी उसी समय उतरेगा, और तुम्हारा जो एसी वाला होगा वो भी उसी समय उतरेगा। तो जब वो उसी समय उतर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्विस तुम प्रोवाइड कर रहे हो उसमें मतलब उसमें होमोजेनिटी नहीं है। जैसा इंसान देखोगे वैसा उनको बारूद बना दोगे, जैसा मिलेंगे वैसा पैसा देंगे, वो होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या होती है भैया, होमोजेनिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है इन्वेंटरी। तीसरा जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं हम इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कहते हैं। इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया, इन्वेंटरी का मतलब कि इसमें लॉस होता है। लॉस इन द सेंस का मतलब क्या हो गया कि यहां पे तुमको माल रखने की जरूरत नहीं है,
स्टॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। तुम सामान बना के रखोगे? नहीं जरूरत है। भाई मैगी वाला मैगी बनाएगा तब ना बेचेगा, यहां तुमको मैगी बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर्विस में किसी तरह की स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर यूज नहीं हुआ ये सर्विस तो एकदम सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। अगर सर्विस यूज नहीं हुई तो सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। बस में 100 सीट है, बस में 100 सीट है, बस में 100 सीट है। ये 100 सीट भरेगी तभी इसको मुनाफा होगा। अगर इसमें से 10 सीट नहीं भरी, इसका मतलब इसको 10 सीट का नुकसान हो गया। तो ये क्या होता है भैया? इन्वेंट्री लॉस भी क्रिएट कर देता है। उसके बाद से एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं कस्टमर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? वहां पे इसका इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर का होना जरूरी है। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कस्टमर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना वहां पे जरूरी होता है। अगर कस्टमर वहां पे अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन क्रिएट नहीं होगा। तुम थिएटर में पिक्चर ही देखने जाते हो, मान लो तुम नहीं जा पाए, तुम्हारी चांदनी ने कहा कि नहीं मुझे पिक्चर कुछ पसंद नहीं आई, मैं नहीं देखूंगी, तुम बीच में से उठ के चले आए। अब वहां पे कोई और बैठ जाएगा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सीट तो कब्जा हो गई। तो वहां पे तुमको रहना बहुत जरूरी है, वहां पे कस्टमर का होना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर वहां पे नहीं होगा तो वो एकदम क्या हो जाएगा, उस सर्विस का वो मजा ले ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो यहां पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी होता है। इसके बाद आता है इन लोगों के बीच में, देखो डिफरेंस देख लेना, सर्विस और गुड के बीच में डिफरेंस। सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस, गुड्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये सर्विस इंटेंजिबल होती है। सर्विस क्या होती है भैया? इंटेंजिबल होती है। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स टेंजिबल होते हैं। गुड्स टेंजिबल होते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, टेंजिबल होंगे, उनको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इन्वेंट्री क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेंट्री नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेंट्री नॉट रिक्वायर्ड। सर्विस में इन्वेंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। गुड्स में इन्वेंट्री इज नेसेसरी। भाई मैगी बेचना है तो हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बेचाएगा? तो इन्वेंट्री भी नेसेसरी होती है। तीसरा पॉइंट देखो, अब यहां पे इन्वेंट्री हो गया, क्वालिटी इज चेंज्ड। क्वालिटी इज चेंज्ड। ट्रेन में जाते हो, जर्नल, स्लीपर और एसी, क्वालिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? पैसा दिए एक ही ट्रेन में बैठ रहे हो बट क्वालिटी बदल गई। पैसा दिए तो बढ़िया क्वालिटी मिली, पैसा नहीं दिए तो बढ़िया लोकल क्वालिटी में चलो। यहां पे स्टैंडर्ड क्वालिटी इज नेसेसरी बेटा, एक जैसा सामान होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा किए काम बिगड़ जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी जरूरी होती है। स्टैंडर्ड क्वालिटी इज नेसेसरी। स्टैंडर्ड क्वालिटी इज नेसेसरी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और यहां पे देखो क्या होता है, ये यहां पे हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसा इंसान मिलेगा वैसा उनको लपेटा जाएगा, जैसा पैसा देगा वैसा उनको सर्विस मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जैसा पैसा दोगे वैसा सर्विस मिलेगा। जहाज में जा रहे हो, बिजनेस क्लास में बैठना है तो पैसा देना पड़ेगा बिजनेस क्लास वाला, तब बिजनेस क्लास में बैठोगे, नहीं तो इकोनॉमिक में मजा लो। ठीक, गुड्स में ऐसा नहीं है। गुड्स में होमोजीनियस होता है। क्या होता है भैया? होमोजीनियस होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है, इसी को आपको देखना है। ठीक है भैया, चलो इसके बाद से आते हैं हम किस पे? बैंकिंग वाले पे। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है बैंकिंग का, उसको हम देखते हैं। बैंकिंग इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग का जो पार्ट है ना वो इस देखो बेसिक है। उसमें एटीएम हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनएफटी हो गया, तो उसको थोड़ा सा हमको देख लेंगे और तुम्हारे कौन कौन से अकाउंट होते हैं उसको देख लेंगे, हमारा बैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो पहली सर्विस की बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसकी? बैंकिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बैंकिंग की बात कर रहा है। अब बैंकिंग का देखो काम क्या होता है, कोई एक इंसान है ये, और यहाँ कोई एक इंसान है। ठीक है, बीच में क्या है हमारा? बीच में हमारा बैंक है। तो ये इंसान बैंक में क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा, और ये इंसान बैंक से क्या लेगा? लोन लेगा। क्या लेगा? लोन लेगा। मान लो इस इंसान ने इस बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए। कितना जमा किया? 1 लाख रुपए जमा किए। इसका नाम था राम,
और इसका नाम था श्याम। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं समझ में? राम ने बैंक में जमा किया 1 लाख रुपए, ठीक, बैंक ने उसी पैसे को उठाया और श्याम को दे दिया, लोन दे दिया, लो भैया अपना 1 लाख पकड़ो, ये तुम्हारा लोन। बैंक ने इस राम को 5% का इंटरेस्ट दिया, यानी 1 लाख पे 5,000 रुपए दिए, ठीक। दूसरी तरफ श्याम से जो लोन लिया हुआ था श्याम ने, इससे 10% इंटरेस्ट ले लिया। क्या ले लिया? 10% इंटरेस्ट ले लिया, यानी इससे ले लिया कितना? 10,000 रुपए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5,000 रुपए, यही बैंक क्या करती है? यही बैंक की क्या है? कमाई है। यही बैंक की क्या है? कमाई है। बैंक इसी तरीके से कमाता है। तो एक तरह से बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसा लेना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा क्या हो जाएगा? एंड लेंडिंग, लोन, क्या करना? पैसा उधार देना, ठीक है। तो ये इसके बेसिक्स पार्ट्स हो गए कि बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन। दूसरी तरफ देखो, ये किस में आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत ये आता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये 1949 बैंकिंग जो एक्ट दिया हुआ है उसके तहत ये आता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं हम। अब देखो टाइप ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो पहला क्या आता है? पहला आता है सेविंग अकाउंट। क्या आता है भैया? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि एक तरफ जो डिपॉजिटर रहता है, ये डिपॉजिटर हो गए और ये बैंक हो गया, ठीक है। इस बैंक में ये डिपॉजिटर अपना पैसा जमा करेंगे और इसके बदले एक क्या होगा? एक सिमिलर टाइप का, एक सिमिलर अमाउंट का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ये जनरली सभी के खाते सेविंग अकाउंट के होते हैं कि आप खाता खुलवाते हैं, आपको उसके बदले कुछ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तुम्हारे घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, सबके घर में होता है। बात समझ में नहीं समझ में? अपनी औकात में यही है। दूसरा क्या आता है भैया? दूसरा आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? मोस्टली ये किसके लिए होता है? ये बिजनेसमैन के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया? ये बिजनेसमैन के लिए होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसमें करंट का कहने का मतलब ये हो गया कि बिजनेसमैन ये अकाउंट खुलवाते हैं और ट्रांजैक्शन तुरंत करते हैं और अमाउंट भी ज्यादा होता है। दूसरा, इसका ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम चेक से होता है। इसका ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम किससे होता है? चेक से होता है। और ये बिजनेसमैन के लिए होते हैं जहां पे अमाउंट तुरंत ट्रांसफर होगा, तुरंत आएगा, तुरंत जाएगा और कोई लिमिट नहीं होती है इसकी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये करंट अकाउंट हो गया। तीसरे की बात करें हम, तो तीसरे में आता है क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या आता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक कोई अमाउंट, मान लो कि मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। कितना पड़े हुए थे? 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने इसको बैंक में ले जाके जमा कर दिया। बैंक ने कहा कि ऐसा है कि आप इसको अगर 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो हम आपको 10% का इंटरेस्ट रेट देंगे और अगर आप सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो हम आपको 4% का इंटरेस्ट देंगे। तुम कहते हो कि लीजिए भैया 5 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई काम है नहीं, इसको जमा कर दीजिए 5 साल के लिए, हमको 10% का हर साल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तुमको 50% मतलब कि 7.5 लाख रुपए हमारा तो 5 साल में बन जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आता है कि यहां पे जो पैसा जाता है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा। किस टाइम के लिए? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा। वो टाइम 6 महीने से लेके 5 साल का भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द बैंक इससे भी ऊपर जा सकता है। जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये ज्यादा होता है किसके मुकाबले? करंट अकाउंट के मुकाबले और सेविंग अकाउंट के मुकाबले। सेविंग और करंट में तुमको 5 और 7%, 5%, 7% के बीच में वैरी करता है। और अगर एफडी की बात करें तो एफडी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है।
अभी फिलहाल समय स्थिति गंभीर चल रही है, इंटरेस्ट रेट कम चल रहे हैं। ये 3 तरह के बेसिक डिपॉजिट्स होते हैं। अब आता है अगला, जिसको कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। वो जो डिपॉजिट होता है वो आनंदमय डिपॉजिट कहा जाता है उसको। कैसे भाई, आओ देखते हैं उसको कैसे कहते हैं हम। देखो, अगर हम चौथे की बात करें तो मल्टीपल ऑप्शन अगर डिपॉजिट की बात होगी, ठीक है, ये तीनों का मजा देता है। कैसे? सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की तरह ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम पैसा जमा भी कर सकते हो और अमाउंट बहुत ज्यादा भी जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका सेविंग और करेंट अकाउंट का आनंद हो गया। और जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है वो क्या मिलता है? जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट मिलता है किस पे? ये इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट वाला। कौन से डिपॉजिट वाला? फिक्स डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट रेट मिलता है। कहने का मतलब कि सेविंग के खाते की तरह पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसे की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है, और जो इंटरेस्ट का आनंद लेंगे, जो इंटरेस्ट का मजा लेंगे, जो आनंद मिल रहा होगा वो किसका होगा? वो एफडी का होगा। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? किसी और चीज का आनंद मत लीजिएगा, नहीं तो जीवन आनंद लेने लगेगा। आगे चलो, इसके बाद से आता है एक रिकरिंग डिपॉजिट। क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट। अरे रिकरिंग डिपॉजिट देखो, इसको एक तरह से तुम एसआईपी भी कह सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बात समझ में नहीं समझ में आया? हर महीने एक लमसम अमाउंट हर महीने, एवरी मंथ लमसम अमाउंट। किसमें भैया? हर महीने की बात हो रही है। एवरी मंथ तुम एक लमसम अमाउंट कहां जमा करते हो? बैंक में जमा करते हो। भाई अपनी औकात में तो महीने के 100 ही रुपए हैं। मान लो कि मैं महीने के 100 रुपए जमा कर रहा हूं, या अपनी औकात में यही है, 100 रुपए से ऊपर हम नहीं जा सकते। अब हम हर महीने 100 रुपए जमा करते हैं, 12 महीने में 1200 जमा किए, ठीक है। और बैंक ने कहा कि आप 12 साल तक ऐसे जमा करिए। कितने? 12 साल तक, 12 ईयर्स, 12 साल तक जमा करिए बिना झिझक के। मैंने 12 साल जमा किया। अब ये 12 साल जमा करने के बाद मुझे जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, क्या कंप्लीट होगी? मैच्योरिटी जब कंप्लीट होगी, तो इस मैच्योरिटी के कंप्लीट होने पे मुझे ये मनी, जो पैसा मैंने जमा किया था, जो अकाउंट मैंने क्या किया था? जमा किया था, डिपॉजिट किया था, मनी डिपॉजिट की थी, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट रेट मुझे उसके साथ मिल जाएगा। अब खुद सोचो, एक महीने का 1 साल का 1200, तो 10 साल का 12,000, 2 साल का और 2400, मतलब कि 14-15 हजार के आसपास हम जमा किए। अब सर बैंक ने खुश होकर हमको 1,000-2,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट दे दिया, तो मतलब कुल मिला के हम ठीक ही है, चल ही रहा है, ठीक है। 14,400 जमा किए और फिर बाद में हमको उसके बदले 16-17 हजार रुपये मिल गया, हम उसी में खुश, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अब देखो अगला आता है टाइप ऑफ एडवांसेस। क्या आता है भैया? टाइप ऑफ एडवांसेस। देखो उसको, आओ चलो देखते हैं। तो टाइप ऑफ एडवांसेस में आ जाओ। टाइप ऑफ एडवांस, पहला देखो, पहला है, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? भावकाल में पैसा उतार लिए, ठीक है। ये जनरली हम लोग आंडू पांडू लोगों को नहीं मिलता है। ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? उन बिजनेसमैन को मिलता है जिनका ट्रांजैक्शन, उन बिजनेसमैन का मिलता है जिनका ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिनका ट्रांजैक्शन लेंदी होता है। लेंदी का मतलब क्या हो गया? जो हर महीने करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? बैंक के लिए तो ऐसे बिजनेसमैन एसेट की तरह काम करेंगे ना, ऐसे बिजनेसमैन एसेट की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, हर महीने 20-20 करोड़, 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ का पैसा आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो जो अब उसको अगर ओवरड्राफ्ट नहीं देगा, मान लो कभी ऐसे फंस गया वो आदमी, उसके मान लो कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, तो वो बैंक से कहेगा कि साहब हमको क्या करिए, कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। तो बैंक क्या करती है? इनके खाते में बैंक ऑलरेडी इनके खाते में क्या प्रोवाइड कर देती है? ऑलरेडी प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी,
कि मान लो कि तुम्हारे खाते में अगर 0 रुपए भी हो जाए, अगर तुम्हारे खाते में 0 भी हो जाए तब भी तुम एक सर्टेन अमाउंट वहां से निकाल सकता है, सर्टेन अमाउंट वहां से निकाल सकता है। ठीक है, मान लो कि लिमिट हो गई 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो इतना वो निकाल सकता है। 0 भी खाते में तब भी वो निकाल सकता है। हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जूता पड़ेगा बेटा। ठीक है, हम लोग के खाते में 0 रुपया रहता है, सेविंग खाते में, ओवरड्राफ्ट में कहां से मिल जाएगा। इसके बाद से देखो, इसके बाद से आता है कैश क्रेडिट करना। कैश क्रेडिट का मतलब क्या हो गया भैया? कैश क्रेडिट का मतलब कि आप सिक्योरिटी के बदले, किसके बदले? सिक्योरिटी के बदले आप पैसा ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं। ठीक है, पैसा क्या कर लेते हैं? मनी विड्रॉ कर लेते हैं। किसके बदले? मनी विड्रॉ कर लेते हैं। किसके बदले? कैश क्रेडिट, मतलब सिक्योरिटी के बदले। तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, मान लो गोल्ड का बॉन्ड ही रखा हुआ है, गोल्ड लोन जो मिलता है या गोल्ड बॉन्ड जो होता है उस पर भी पैसा मिल जाता है। मान लो कि मेरे पास 2 लाख का बॉन्ड पड़ा हुआ है गोल्ड का, मैंने बैंक में गया, मैं बैंक से कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। वो कहेगी आप क्या दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये गोल्ड का बॉन्ड पकड़िए, मुंह पे अपने पैसा दीजिए हमको। वो गोल्ड बॉन्ड रखेगा, 2 लाख रुपए तुमको देगा, तुम घर चले जाओगे। मतलब 2 लाख नहीं देगा, थोड़ा सा कम अमाउंट देगा, बट यही कहलाता है क्या? कैश क्रेडिट, कि सिक्योरिटी के बदले आप पैसा क्या कर लेते हैं? उधार में ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, ये हम लोग के परिवार में मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जो साल भर, 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर क्या होना चाहिए? पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट मेड इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर इसका पेमेंट होना जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम बात करता है 1 ईयर से 1 ईयर टू 3 ईयर के बीच में पेमेंट होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो 10 साल, 3 साल से लेके 10 साल, 3 ईयर टू 10 ईयर के बीच में इनका पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, लोन सबको पता होगा, लोन सबको पता होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको लोन नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता देता हूँ। लोन का मतलब कि आप बैंक से उधार लेते हैं और बैंक आपको उसके बदले क्या देता है? कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है आपसे और उसके बदले कुछ कोलैटरल लेगा ताकि आप लेके पैसा भागे नहीं। ठीक है, तब भी लोग भाग जाते हैं, नीरव मोदी के जैसे लोग हैं और माल्या जैसे लोग। पैसा मिलता है, बारूद बना दिए, 15-15 हज़ार करोड़ लेके भागे हैं। बाप रे बाप, 15,000 करोड़, इतना पैसा हम लोग को मिल जाए तो बारूद बना दिया जाए, क्या बताया जाए। बड़ी समस्या है जीवन में। आगे चलिए भैया, देखिए, देखो बेटा, अब जो आता है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक। क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करेगी। बैंक क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी? यहां देखो, मुझे 3 बेसिक चीज है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा। एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये 3 चीजें तो सबको पता है। एटीएम का मतलब ऑटोमेट टेलर मशीन। एटीएम मतलब पैसा ऑन द गो, आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, आपने वहीं से पैसा निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? डेबिट कार्ड ये सेविंग अकाउंट पे होता है कि आपके खाते में पैसा है तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। क्या होती है भैया? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि आप इस्तेमाल करिए, बाकी हम देख लेंगे, आप मजा लीजिए प्रोडक्ट का। आप खरीदिए, तो आप खरीदिए एप्पल आईफोन खरीदिए, 5% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। ये क्या करेंगे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप शॉपिंग का मजा ले रहे हैं, बट जब जमा करना पड़ेगा तो जमा तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये 3 बेसिक तो ये सर्विस प्रोवाइड करते ही करते हैं। इसके साथ ये प्रोवाइड करते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, उसके बाद से एनईएफटी, नेफ्ट भी कहा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है भैया, अब देखो ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं? दोनों ही चीजें सिमिलर होती हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों ही चीजें सिमिलर होती हैं। ये क्या करती हैं? देखो दोनों ही जो होते हैं ये रियल टाइम में, किस टाइम में?
रियल टाइम में पैसे को ट्रांसफर करते हैं। किस टाइम में ट्रांसफर करते हैं? रियल टाइम में पैसे को ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसा तुरंत जाता है। ठीक है, आरटीजीएस जैसे तुमको अगर किसी खाते में करना है तो मिनिमम 2 लाख का बैलेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस है कि आरटीजीएस में मिनिमम आपके पास मिनिमम बैलेंस करीबन 2 लाख का होना चाहिए। एनईएफटी में कोई भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आरटीजीएस जो हो गया ये ग्रॉस टाइम में ट्रांसफर करता है। ग्रॉस टाइम में का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस टाइम का मतलब कि अगर आपने आरटीजीएस खाते में लगा दिया कि भैया कि इस खाते में पैसा हमको तुरंत डालना है, आरटीजीएस करना है, वो यहां बटन दबाएगा, पैसा उसके यहां पहुंच जाएगा। जितना टाइम उसको इंटरनेट में लगा, जितना टाइम उसके सर्वर में लगा, उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज्यादा उसको समय लगेगा, लगने की जरूरत नहीं है। यहां उसने क्लिक किया, इंटर मारा, वहां उसके खाते में फट से पहुंचा। कुछ नहीं करना है। तुम बैंक में कभी ट्राई करना, अगर कभी होगा तो किसी को भेजना होगा, 2 लाख रुपए है, बैंक में डालो, कहोगे इसे खाते में आरटीजीएस करना है, यहां वो इंटर मारेगा, फट से उसके खाते में दिखेगा। मुश्किल से मुश्किल अगर सर्वर चल रहा है बढ़िया अच्छे से, अगर सब कुछ इंटरनेट चल रहा है तो विद इन अ मिनट के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एनईएफटी ये ग्रॉस सेटलमेंट पे काम नहीं करता है, ये रियल टाइम पे काम करता है। थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है, मगर इतना भी वक्त आपको नहीं लगेगा कि आपको परेशान हो जाएं आप। ठीक है, आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है। इसमें मिनिमम अमाउंट की जरूरत नहीं होती है, इसमें मिनिमम अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 2 लाख की जरूरत होती है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आरटीजीएस पे चार्जेस लगते हैं, आरटीजीएस पे चार्जेस लगते हैं, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। एनईएफटी पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। मुझे जहां तक लगता है कि पहले लगता था, अब शायद उन्होंने हटा भी दिया है। तो एनईएफटी पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का ही जो काम है ये डिपॉजिटर्स का टाइम बचाने के लिए है। किसके लिए है? डिपॉजिटर्स का टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए है। ठीक है भैया, कि कहां कहां खाते में पैसा लेके दौड़ेंगे, कहां कहां चेक लेके दौड़ेंगे, इससे बढ़िया है कि आप यही करिए। एक बात और याद रखिएगा, आरटीजीएस में जो अमाउंट होता है वो इररिवोकेबल होता है। इररिवोकेबल का मतलब क्या हो गया कि तुमने अमाउंट डाला और तुमने उससे कह दिया कि साहब ये 2 लाख रुपए हैं, इस खाते में डाल दीजिए, और उसने इंटर मार दिया, आप नहीं बदल सकते। बात समझ में है कि नहीं समझ में? ये इररिवोकेबल होता है। एक बार अमाउंट आपने लिखवा दिया, एक बार आपका ट्रांजैक्शन हो गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब जो आता है, अब एक लास्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये लास्ट है इसका, इसको देख लो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? देखो, जनरली इसका इस्तेमाल एम्प्लॉयर्स करते हैं, कंपनी करती है। कौन करेगा भैया? एम्प्लॉयर्स करेंगे। ठीक है, जिनको क्या देनी होती है? सैलरी देनी होती है। क्या देनी होती है? सैलरी देनी होती है, वेजेस देने होते हैं। ठीक है, ये जनरली उनके लिए होता है। कोई एक बैंक है, मान लो एसबीआई एक बैंक है, इस बैंक में इस कंपनी का अपना एक अकाउंट होगा, इस कंपनी का अपना अकाउंट होगा, और इसी खाते में अलग अलग, इसी बैंक में अलग अलग एम्प्लॉयर जो होंगे उनके भी खाते खुले होंगे। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? ठीक है, अब 1 तारीख आ गई, सबको पैसा देना है। ठीक है, तो तुम्हारे वहां भी जो कोई तुम्हारे पापा या जो भी मम्मी नौकरी कर रहे होंगे तो उनसे पूछना कि उनका कोई अकाउंट खुला होगा किसी बैंक में, जहां से उनकी सैलरी आती होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कंपनी का भी अकाउंट खुला होगा। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? 1 तारीख के पहले वहां पे अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, किसमें? कंपनी के अकाउंट में। उसके बाद से ऑथराइज किया जाता है कि हाँ भैया आज 1 तारीख है, आज आपको क्या करना है, सैलरी जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके खाते में आपको ट्रांसफर कर देनी है। ये सबके नाम जो होंगे, इन सबके जो भी एम्प्लॉयज होंगे, इन सारों के सारों का जो नाम होगा वो इस खाते से इंक्लूड होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? इस कंपनी वाले खाते से इंक्लूड होगा। जैसे ही उसने ऑथराइज किया, जैसे ही उसने बटन दबाया, जितनी सबकी सैलरी थी सब कुछ डिटेल लिखा रहता है कि एक, अगर मान लो कि ए की तनख्वाह 10,000, ए की तनख्वाह 10,000 है, बी की तनख्वाह 20,000 है, बी की तनख्वाह 20,000 है, सी की तनख्वाह 30,000 रुपए है। ठीक है, डी की तनख्वाह 40,000 रुपए है। इन सब का पहले ही से डिटेल उसमें रहेगा, आपको पंच इन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो लिखा रहता है। यहां पे वो बस क्लिक मारा, फट से सबके खाते में चला गया। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम में चले जाइए, आप बस चैप्टर का नाम लिखिएगा बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1, आपको इसका नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत ही उसको सॉवरेन तरीके से बनाया हूं मैंने,
ताकि आपको समझ में आ सके। मोस्ट ऑफ द जितने भी लैंग्वेजेस, जो बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश का, हिंदी का और हिंदी का और इंग्लिश का इस्तेमाल करके उसको मैंने तैयार किया है। आप उसको देखिए, उसको पढ़िए। आपको वो पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरी किसी बुक्स की। इसका सेकंड पार्ट भी जब मैं बनाऊंगा तो उसका भी नोट्स मैं डाल दूंगा। जैसे ही सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा, नोट्स के साथ एक पूरा कंपाइल नोट्स जो होगा वो दोनों ही आपको मिल जाएंगे और आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा। और राइट नाउ इस वीडियो को बनाते समय मेरे 133 सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू ऑफ गाइस की 133 सब्सक्राइबर आज मेरे कंप्लीट हैं। अब देखते हैं कि इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। बट वीडियोस मेरे ज़्यादा हैं, करीबन 118 वीडियोस हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत हो रही है। देखते हैं कि इसको हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, जर्नी में कौन किसके साथ रहेगा, कहाँ तक रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, मित्र और भाई सचिन। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।